एनसीईआरटी का अध्याय चल रहा था क्लास 9 के लिए साइंस में, 5वां अध्याय जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें कोशिका संरचना हम देख चुके थे। इसके बाद 1-2 वीडियो और बनाए उसमें। अब आज हम फिर से शुरू करेंगे कोशिका सेल। कैसे निर्धारित करें कि वह कोशिका है? ऐसे कौन से अंग है जिससे ये निश्चित हो जाए कि यह कोशिका है? हमारा पहला रहेगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड रहेगा केंद्रक, न्यूक्लियस, और तीसरा रहेगा जीव द्रव्य। तीसरा कौन सा बिंदु रहेगा? तीसरा अंग रहेगा जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य। इसके अलावा भी कोशिका में अंग होते हैं, हरित लवक, राइबोसोम और डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी। ठीक, लेकिन ये 3 मुख्य है जिससे हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये कोशिका है। अब आज हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना आप हेडिंग डाल दीजिएगा, कोशिका की संरचना। पहला बिंदु रहेगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, झिल्ली मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, इसकी परिभाषा देखते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? जीवित कोशिका या जीवित कोशिका। आप चाहो तो सिर्फ कोशिका लिख सकते हैं। जीवित कोशिका के चारों ओर उपस्थित लिपोप्रोटीन, जीवित कोशिका के चारों ओर उपस्थित लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, वसा और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन की बनी चयनात्मक, आप इसकी जगह वर्णात्मक भी शब्द कह सकते हैं। चयनात्मक की जगह क्या कह सकते हैं? चयनात्मक, या इसकी जगह आप चाहो तो वर्णात्मक भी यूज कर सकते हैं। चयनात्मक पारगम्य परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब साथ में नोट्स बना सकते हैं इससे। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली की खोज किसने की। क्रैमर खोज, हम लिख देते हैं। इसकी खोज किसने की? क्रैमर और नागेली। क्रैमर और नागेली ने कोशिका झिल्ली की खोज की। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? तो आप याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य कला, ये नाम किसने दिया? कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य कला नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इसे किसने दिया? इसे नाम दिया प्लावे ने। किसने दिया? प्लावे ने इसे जीव द्रव्य कला नाम दिया। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। विसरण, इसे मिटा देता हूं मैं। विसरण पहला रहेगा हमारे के विसरण क्या थे? किसे? विसरण शब्द है
तो विसरण की परिभाषा, डेफिनेशन, विसरण किसे कहते हैं? जब विसरण 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 जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, ये हमारा उदाहरण रहेगा। उदाहरण अब नोट कर लीजिएगा। जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण की ओर होती है, उसे विसरण कहते हैं। विसरण। अब नोट कर लीजिएगा, विसरण जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। एक हमने शब्द देखा था, चयनात्मक या वर्णनात्मक। इसका मतलब क्या होगा? कोशिका झिल्ली में अभी जस्ट आगे हम देख चुके हैं कि चयनात्मक और वर्णनात्मक, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हम देखेंगे कि जब कोशिका की जो परत चयनात्मक एवं वर्णनात्मक होती है, पारगम्य परत, मतलब जब वह किसी पदार्थ को अंदर आने दे या किसी पदार्थ को बाहर जाने दे, तथा वह चाहे हानिकारक पदार्थों को रोक भी सकता है, उसे क्या कर, वो परत क्या कहलाती है? चयनात्मक या वर्णनात्मक। अब हम उदाहरण में पहला देखते हैं CO2 और O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आधार पर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आधार पर। इसमें देखेंगे हम कोशिका लेते हैं, कोशिका कोई भी कोशिका आकृति बना लीजिए आप। ये हम एक कोशिका देखते हैं, CO2। ये हमने क्या ली? कोशिका या आप कह सकते हो सेल। कोशिका CO2 के आधार पर देख रहे हैं। CO2 इसका क्या होता है? कोशिका का अपशिष्ट होता है। क्या होता है? अपशिष्ट। कोशिका में CO2 क्या होता है? अपशिष्ट होता है। ये हमारी कोशिका है, इसमें ये जीव द्रव्य है, इसमें ये क्या है? जीव द्रव्य CO2। जब कोशिका में CO2 की विसरण द्वारा हम उदाहरण समझ रहे हैं कि जब कोशिका में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, और ये कोशिका है और ये हमारा है बाहरी वातावरण, इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य वातावरण। जब बाह्य वातावरण में, उदाहरण में लिख देते हैं हम, जैसे अगर सेल कोशिका में CO2 की मात्रा, ये हमारा अधिक का निशान रहेगा, और वातावरण
सेल में CO2 की मात्रा अधिक हो और वायु वातावरण में CO2 की मात्रा कम हो, तो हम विचरण में क्या देख चुके हैं कि जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो और हो, तो हमारी ये जो CO2 है, ये हमारी CO2 हम देख रहे थे CO2 अपशिष्ट है, कोशिका सेल है, CO2 अपशिष्ट है बाह्य वातावरण में CO2 की कमी है, तब CO2 कोशिका से बाहर निकलेगी, CO2 कोशिका से बाहर निकलेगी, क्योंकि हम क्या देख चुके कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब यहाँ अधिक है तो ये अधिक से कम की ओर जाएगा, अधिक से कम की ओर जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे CO2 बाहर निकल जाएगी और वातावरण के अंदर आ जाएगी। अब हम देखते हैं O2 के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं? O2 के आधार पर। ऑक्सीजन, ये का यही उदाहरण लेते हैं। ये हमारी कोशिका रहेगी, ये क्या है? सेल। O2 के आधार पर इसके अंदर जीव द्रव्य है, ये बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण। अब हम देख रहे हैं, इसमें भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सेल के अंदर O2 की मात्रा कम हो, O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा सेल के अंदर कम हो और बाहरी वातावरण में O2 की मात्रा अधिक हो, बाह्य वातावरण में O2 की मात्रा अधिक हो, O2 की मात्रा अधिक हो। ये कम और अधिक के निशान है। तब क्या होगा हमारा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, कम है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ये हमारा उदाहरण हो गया। और कोशिका फूल जाएगी। कोशिका है, जब कोई इससे बाहर निकलता है CO2, तो ये सिकुड़ जाएगी और ऑक्सीजन अंदर जाने पर ये फूल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, विसरण देख लिया, अब हम देखते हैं प्रासरण। अब हम देख रहे हैं प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? अब हम देखते हैं प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अब हम क्या देख रहे हैं? प्रासरण। जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल का आदान प्रदान हो। किसका आदान प्रदान हो? झिल्ली द्वारा जल का आदान प्रदान हो। जल का आदान प्रदान हो या होता है तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण कहते हैं। अब वही उदाहरण लेते हैं हम। ये हमने कोशिका ले ली, ये हमने क्या ले ली? सेल।
और इसके बाद में हमारा ये बाह्य वातावरण हो गया। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, बाह्य वातावरण। ये अंदर का जीव द्रव्य, अंदर का जीव द्रव्य, इसे हम जल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जल, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, जल का आदान प्रदान। अगर जल जल कोशिका के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली पदार्थों को अंदर आने देती है, या पदार्थों पारगम्य परत होती है, इसके अंदर पदार्थ आ जा सकते हैं, और जो हानिकारक है उन्हें रोक देती है। तो जल, अगर शुद्ध जल होगा तो वह कोशिका के अंदर जा सकता है। लेकिन इसमें अगर हम नमक या शक्कर का विलयन डाल दे तो ये इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं आने देती। अब हम उदाहरण ले रहे हैं पादप या जंतु कोशिका। उदाहरण पादप या जंतु कोशिका, पादप या जंतु कोशिका। हमारा उदाहरण क्या रहेगा, पादप या जंतु कोशिका। सेल लिख दो, सेल, पादप या जंतु कोशिका। अगर ये ले ली हमने, इसमें अगर हम शक्कर या नमक का विलयन सांद्रण और सॉल्यूशन, नमक विलयन, अगर नमक का विलयन डाल दे तो क्या प्रक्रिया होगी। तो हमारे सामने तीन प्रतिक्रिया होंगी। उदाहरण दिया हुआ है हमारे। अब तो हम इसके तीनों उदाहरण देखते हो, तीनों प्रतिक्रिया देखते हैं। प्राशन आप फिर एक बार देख लीजिए कि जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल का आदान प्रदान होता है तो उसे प्रासरण कहते हैं। अब तीन प्रतिक्रिया कौन कौन सी होगी, पहला एक एक करके देखते हैं। अल्प प्राशनीय दाब, कौन सा, अल्प रासायनिक दाब। हम कोशिका लेंगे, ये हमारी सेल हो गई, अब अच्छे से बनाइएगा थोड़ी वो, ये हमारी सेल होगी। अब हम इसमें देखते हैं, पहला हमारा उदाहरण क्या है, क्या, अल्प राशनीय दाब। अल्प राशनीय दाब में क्या होगा, हम इसमें देते हैं नमक का विलयन। ये हमारा क्या रहेगा, बीकर। ये क्या है हमारा, बीकर। ये हमारी क्या है, सेल, ठीक है, कोशिका। बीकर में हम लेते हैं नमक या शक्कर का विलयन, आप दोनों में से एक कर सकते हैं, नमक या शक्कर का विलयन, नमक या शक्कर का विलयन। जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य है वो सांद्र है, वो कैसा रहेगा, अगर सांद्र हो, सांद्र मतलब गाढ़ा, और बाहर नमक का विलयन तनु हो, नमक या शक्कर का विलयन तनु मतलब क्या सकते हैं, जल में, तनु का मतलब क्या देख सकते हो, जल में नमक या शक्कर की मात्रा कम, नमक लिया हमने, नमक की मात्रा कम हो, मतलब हम कह सकते हैं कि पतला, कैसा विलयन, पतला। तनु का मतलब देख सकते हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इसका विलयन कैसा होता है, पतला। अगर इसमें
सेल प्लस सेल। अंदर हमारा कैसा दिया है, सांद्र। ये हमारा कैसा विलयन रहा था, हम लिख चुके, तनु। कैसा, तनु। अंदर गाढ़ा है और बाहर कौन सा है, पतला। सेल के अंदर कौन सा विलयन है, सांद्र। तो अब जो ये पतला विलयन है वो गाढ़े विलयन में के अंदर चला जाएगा, मतलब कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका सेल फूल जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, संप्राशनीय दाब। कौन सा रहेगा, संप्राशनीय दाब। मिटा देते हैं इसे। संप्राशनीय दाब, संप्राशनीय दाब। फिर एक भी कर लेंगे, वही उदाहरण रहेगा हमारा। एक सेल, ये हमारी क्या है, सेल। हाँ, ये बार हमारा नमक या शक्कर का विलयन। ये बीकर है, ये क्या है हमारा, ये बीकर है, और बीकर के अंदर नमक या शक्कर का विलयन। हम तनु विलयन देख चुके, और कोशिका में हमने कौन सा देखा था, सांद्र। इस पर हम कोशिका में संप्राशनीय, मतलब हम कह सकते हैं कि ना, अगर इसके अंदर गाढ़ा है मतलब सांद्र विलयन है, इसके अंदर सांद्र विलयन है, तो बाहर भी सांद्र होगा। अगर बाहर तनु है और अंदर भी तनु हो तो हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, सांद्र। कोशिका के अंदर सांद्र या तनु। अगर सांद्र हो तो बाहर भी कौन सा, सांद्र। और अगर अंदर तनु मतलब पतला विलयन हो तो बाहर भी कौन सा विलयन रहेगा, तनु या तनु। ये बीकर देख चुके हम, सेल है। तो इस पर कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। जब दोनों अंदर भी या तो गाढ़ा होगा और बाहर भी गाढ़ा, और अंदर भी तनु और बाहर भी तनु, तो कोशिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। ये हमारा कौन सा विलयन था, नमक का विलयन प्लस हमने क्या देखा, सेल। अगर नमक विलयन तनु तो सेल का भी तनु, और यहाँ पर सांद्र तो अंदर भी सांद्र। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब कोई प्रभाव नहीं रहेगा, समान रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संप्राशनीय दाब। और अब हमारा तीसरा देख लेते हैं हम, अतिप्राशनीय दाब। कौन सा रहेगा, अतिप्राशनीय दाब। अतिप्राशनीय दाब, अतिप्राशनीय दाब। फिर हमारा क्या रहेगा, एक बीकर। ये हमारा बीकर है, हम एक सेल बना देते हैं। ये हमारी सेल है, ये हमारा विलयन है, नमक या शक्कर का विलयन, नमक का विलयन इस बार हम इसमें गाढ़ा या सांद्र देख चुके हैं, कोशिका के अंदर दोनों अपने बराबर भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कोशिका के अंदर तनु विलयन, कोशिका के अंदर तो तनु और बाहर सांद्र या गाढ़ा विलयन, नमक या शक्कर का सांद्र, नमक का विलयन सांद्र प्लस सेल का विलयन कैसा, तनु। तब क्या प्रभाव पड़ेगा सेल पर, हमारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्यों
सॉरी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न से उच्च की ओर आएगा, मतलब तनु विलयन बाहर आ जाएगा, कोशिका के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। बीकर है, बीकर के अंदर हमारा क्या था, नमक या शक्कर का विलयन, शक्कर का विलयन, सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो कमेंट करके बताना, ताकि कोशिश करें बेहतर समझाए। इसके बाद हमारा रहेगा अंडे में प्रसारण, जो हम नेक्स्ट तीसरा उदाहरण रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।